दोस्तों, एक ऐसा बच्चा जो अपने पिताजी के साथ अपने खेतों में 17-17 घंटे काम करता था ताकि अपने परिवार के साथ बैठकर आराम से खाना खा सके। जो बच्चा शुरुआत से ही स्कूल टीचर बनना चाहता था, पर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह स्कूल टीचर बनने के बजाय उसको स्कूली शिक्षा भी नसीब नहीं होती है। इस बच्चे का भविष्य तो साफ नजर आ रहा होगा, जो कि प्रत्येक के हिसाब से अच्छा नहीं होगा। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि यही लड़का आगे जाकर दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कार कंपनी का निर्माण करता है? जी हाँ दोस्तों, इस बच्चे का नाम है चुंग जुयुंग, जो हुंडई कार इंडस्ट्री का निर्माता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में एक दक्षिण कोरियाई लड़के के बारे में, जिसने खेतों से लेकर हुंडई को सक्सेस रूप से बनाने में अपनी सारी जान लगा दी। हुंडई सक्सेस होने से पहले चुंग जुयुंग का जीवन बहुत ही गरीबी और तकलीफों से भरा हुआ था। चुंग दक्षिण कोरिया के बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे। वे अपने भाई बहनों में 7 लोग थे और उनके माता पिता एक किसान थे। चुंग 7 भाई व खेती में कम कमाई होने के कारण चुंग के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पर चुंग अपने परिवार की आर्थिक सिचुएशन सुधारने के लिए अपने पिताजी के साथ अपने खेतों में 17-17 घंटे तक काम करते थे। चुंग के परिवार की आर्थिक सिचुएशन खराब होने के कारण चुंग को कई बार शहर में लकड़ी बेचने भी जाना पड़ता था। जब वह शहर में लकड़ी बेचने जाते थे तो शहर से वो काफी प्रभावित होते थे, क्योंकि यहाँ खाने की कोई कमी नहीं और ना ही आपको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अपने खेतों में 17-17 घंटे काम करने की आवश्यकता थी। सभी के बदन पर अच्छे से अच्छे कपड़े, खाने में एक से बढ़कर एक व्यंजन और सभी के पास अपनी पर्सनल गाड़ी, खुशहाली, इन सब चीजों को देखकर चुंग शहर से बहुत प्रभावित होते थे। चुंग अपने खेतों में काम कर करके काफी परेशान हो चुके थे। वो शहर में जाकर काम करना चाहते थे, पर उनकी छोटी सी उम्र और घर की रोक टोक के कारण वो घर के बाहर नहीं निकल पाते थे। एक बार चुंग एक बड़े से अखबार में पढ़ते हैं कि उनके पास वाले गांव में निर्माण योजना के लिए मजदूरों की आवश्यकता है। ये बात 1932 की है, जब चुंग की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। इसी बीच चुंग ने बहुत बड़ा फैसला लिया। वो इस शहर में मजदूरी करने के लिए अपने घर से भाग जाते हैं। चुंग घर से भागकर कोन शहर में पहुंचते हैं, जो आज उत्तर कोरिया में है। वहां पहुंचकर वो निर्माण योजना की मजदूरी वाला काम पकड़ लेते हैं। यहाँ चुंग को कम पैसों में ज्यादा काम करना पड़ता था, पर वो इस बात से खुश थे कि यहाँ कम से कम अपने दम पे कुछ तो कमा रहे हैं। चुंग लगातार 2 महीनों तक उस निर्माण योजना में काम करते रहे। 2 महीने बाद उनके माता पिता उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें डांट फटकार कर फिर से गाँव ले आते हैं और वहां उन्हें अपने खेतों में अपने पिताजी के साथ किसानी करनी पड़ती थी। इसी तरह करके चुंग अपने घर से 2 बार शहर भाग जाते हैं और दोनों बार उनके पिता उन्हें ढूंढ लेते हैं और डांट कर उन्हें फिर से गाँव ले आते हैं। चुंग इन हरकतों से काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि पहले तो इतनी मुश्किल से अपने घर से शहर को भाग कर जाओ और उसके 1-2 महीने बाद उनके पिता फिर उन्हें ढूंढ कर वापस गाँव ले आते थे, क्योंकि उनको पैसा कमाने में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। पर इस बार चुंग गांव से शहर ऐसे भागे कि वह शहर में ही रह गए। चुंग 1934 को अपने गांव से चौथी बार शहर भागते हैं, जब उनकी आयु मात्र 18 साल की थी। वो सियोल शहर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कारखाने की मजदूरी का काम मिलता है। वह कारखाने में सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे। धीरे धीरे काम में वो अच्छे होते गए और उनको एक और काम मिल गया। दरअसल एक राइस स्टोर में उन्हें डिलीवरी बॉय का काम मिल जाता है। इस जॉब से चुंग की जिंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी थी। चुंग उस राइस स्टोर में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते थे और वह ईमानदार भी थे और उन्हें उस काम में इंटरेस्ट भी था। इसी को लेकर उन्हें 6 महीने के अंदर उस डिलीवरी बॉय का मैनेजर बना दिया जाता है। 1937 से स्टोर के मालिक की तबीयत खराब होने लगती है। एक वक्त ऐसा आता है जब उस स्टोर का मालिक उस स्टोर को चलाने में सक्षम नहीं रह जाता है। तब वो अपने स्टोर के मालिक चुंग को बना देते हैं। जब चुंग इस राइस स्टोर के मालिक बन गए, तब उन्होंने उसका नाम क्योंगिल राइस स्टोर रख दिया। उन्होंने चावल की क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी और चावल के सस्ते दाम पर ज्यादा फोकस किया, जिससे चुंग अपने कस्टमर का विश्वास जीत लेते हैं। पर चुंग की जिंदगी इतनी तो साधारण नहीं थी। उस समय कोरिया पर जापान का कब्जा था और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहा था। जापान अपने सैनिकों के पास खाना पहुंचाने के लिए कोरिया की सभी राशन की दुकानों पर कब्जा कर लिया था। इसमें चुंग की दुकान भी शामिल थी और इस तरह से चुंग के हाथों हाथ उनका चावल का चल रहा अच्छा व्यापार उनसे छीन लिया जाता है। चुंग पहले कारोबार के उजड़ने के बाद वापस गाँव चले आते हैं और यहाँ पर वो अपना 1 साल बिताते हैं। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और उन्होंने सरकार से 3000 वॉन का लोन लिया। उन्होंने ऑटो सर्विस नाम का एक गैराज खोला। उन्होंने देखा कि एक गाड़ी को आमतौर पर बनाने के लिए 20 दिन का टाइम लग जाता है और वो उसी गाड़ी को 5 दिन में बनाने लगे। इससे उनकी तरक्की कुछ अलग ही मुकाम तक पहुंची, पर उनकी जिंदगी उनसे कुछ ज्यादा ही संघर्ष मांग रही थी और अचानक उनके गैराज में आग लग जाती है, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है, जिसमें उन्हें 3000 वॉन का लोन तो चुकाना ही था, साथ ही उस आग में जो गाड़ी जल गई थी उनका भी मुआवजा देना था। चुंग को अपनी काबिलियत पर भरोसा था, जिसके चलते उन्होंने दोबारा 3000 वॉन का लोन लिया और उससे उन्होंने उससे भी बड़ा गैराज खोला। ग्राहक उनकी सर्विस से काफी खुश थे और उनकी तरक्की एकदम पीक पे चल रही थी। देखते ही देखते उनके गैराज में कर्मचारियों की संख्या 1 से बढ़कर 80 हो गई और इस समय वो अपने परिवार को भी शहर ले आए थे। अपनी काबिलियत के चलते चुंग का गैराज खूब चला। उन्होंने 3 साल के अंदर
3000 ओन का लोन भी चुका दिया और आग में जली हुई गाड़ियों का मुआवजा भी दे दिया। दरअसल उनका गैराज उस समय अच्छा व्यापार करके मुनाफे में चल रहा था, पर आप चुंग की किस्मत से तो वाकिफ भाई हैं। उस समय जापानी गवर्नमेंट ने वार में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को बनाने के लिए उनके गैराज को एक स्टील प्लांट से जोड़ दिया था, जिसके चलते उनका व्यापार उनसे हाथों हाथ छीन लिया जाता है। सियोल में बाहर का तनाव बढ़ता ही जा रहा था, जिसके चलते यूंग अपने परिवार के साथ गांव वापस चले जाते हैं और एक बार फिर से उनका कारोबार सुनी पे जाता है, पर इस बार उनके पास 50,000 ओन के पैसे बच गए थे। इससे चुंग जानते थे कि वो आसानी से एक बड़ा सा कारोबार फिर से शुरू कर सकते हैं। साल 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, जापान कोरिया को पूरी तरह से आजाद कर देता है। उसी समय चुंग ने सियोल में फिर से एंट्री मारी और वहां अपना तीसरा कारोबार बनाने में लग गए। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद दक्षिण कोरिया पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके चलते चुंग को अमेरिकन आर्मी की ट्रक रिपेयरिंग का काम मिलने लगा था। हुंडई की इस गैरेज की तरक्की काफी अच्छी तरीके से चल रही थी और इसी दौर में चुंग ने भाप लिया कि अमेरिकन आर्मी को बिल्डिंग की आवश्यकता है और उन्होंने हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी की स्थापना कर डाली। वो अपने काम में मेहनत करते रहे और उन्हें लगातार 3 सालों तक अच्छा खासा काम मिलता रहा, पर चुंग की किस्मत में अड़चन न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल 1950 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का युद्ध फिर से छिड़ गया और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर भारी पड़ने लगता है और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के सभी जगहों पर कब्जा कर लेता है, जिससे सियोल के लोगों को शहर छोड़कर भागकर जाना पड़ा। इसी बीच चुंग भी अपना कारोबार छोड़कर बचत के कुछ पैसे लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं और उस जंग के दौरान अमेरिका भी दक्षिण कोरिया के समर्थन में खड़ा था और वह अमेरिका के साथ मिलकर उत्तर कोरिया से लड़ रहे थे। इसी बीच चुंग ने नोटिस किया कि अमेरिकन आर्मी को अपनी सेना के लिए आर्मी हेडक्वार्टर, गोदाम और तंबू इत्यादि चीजों की जरूरत है और चुंग ने इन चीजों पर काम करने का फैसला लिया और वो अमेरिकन आर्मी की सेना के लिए तंबू, गोदाम, हेडक्वार्टर आदि चीजें बनाने लगे। उनके इन सभी कामों को लेकर उनको कुछ खास मुनाफा तो नहीं हुआ, पर उनकी अमेरिकन आर्मी के साथ व्यवहारिक रिश्ते काफी अच्छे मजबूत रहे। 1953 में जंग फिर से खत्म हो जाती है। चुंग के काम से प्रभावित होकर अमेरिका नई नई योजनाओं का काम चुंग को सौंप देता है। इन सरकारी योजनाओं के मिलने के बाद हुंडई की सक्सेस रॉकेट की तरह आगे बढ़ी। अमेरिका का सबसे बड़ा बांध सोयांग बांध और अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सप्रेस ग्वाम्बू एक्सप्रेस हुंडई ने ही बनाया था। 1960 तक हुंडई निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। अभी दक्षिण कोरिया की सरकार ने एक कानून बनाया कि कोई कार कंपनी दक्षिण कोरिया में व्यापार तभी कर सकती है जब वह दक्षिण कोरिया की किसी कंपनी के साथ साझा करेगी। इससे चुंग के मन में एक आइडिया आया। उन्होंने 1967 को हुंडई मोटर की स्थापना कर दी। क्योंकि चुंग को गाड़ी बनाना आता नहीं था, इसीलिए उन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ साझा कर लिया और फोर्ड कंपनी अमेरिका की ही थी। वह दक्षिण कोरिया में व्यापार करने के लिए किसी नौकर की तलाश कर रही थी और इन दोनों कंपनियों ने मिलकर उस शान शहर में 6 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा असेंबली प्लांट खड़ा कर दिया। यह असेंबली प्लांट अब तक का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट था। इसकी सालाना क्षमता 16 लाख यूनिट थी और इसमें 75,000 वर्कर्स काम कर रहे थे। उस समय फोर्ड कंपनी की फोर्ड कोर्टिना कार काफी मशहूर थी, इसलिए कंपनी ने दक्षिण कोरिया में फोर्ड कोर्टिना बनाने का फैसला लिया। पर यह कार सबसे बड़ी सफलता साबित होती है, क्योंकि यह कार अमेरिकन सड़कों के हिसाब से तो अच्छी थी, पर दक्षिण कोरिया की सड़कों के हिसाब से अच्छी नहीं थी, जिससे ये गाड़ी कंपनी की एक बड़ी असफलता बनी, जिससे कंपनी को काफी नुकसान हुआ। इसी बीच 1967 को उसान शहर का यह प्लांट पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाता है। नई गाड़ी में पानी भर जाता है और कंपनी को इतना ज्यादा घाटा होता है कि कंपनी को बंद करने की नौबत आ जाती है। पर चुंग इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थे। उन्होंने एक नया प्लांट बनाया और पुरानी गाड़ियों की शिकायतों को दूर करने लगे। उन्होंने मार्केट में दोबारा हुंडई कोर्टिना उतारी और इस बार वो खूब चली, पर यह बात फोर्ड कंपनी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह दक्षिण कोरिया में अपनी खुद की कंपनी के नाम से गाड़ी लॉन्च नहीं कर पा रही थी। और इसी तकरार के चलते 1973 को इन दोनों की बीच साझेदारी टूट जाती है। फोर्ड कंपनी साझेदारी टूटने के बाद हुंडई फिर से नए साझेदार की तलाश करने लगती है, क्योंकि उसको गाड़ी बनाना तो आता ही नहीं था। काफी कोशिश के बाद हुंडई की साझेदारी मित्सुबिशी मोटर कंपनी से हो गई और वह सेल्फेड कार बनाने में जुट गए। उन्होंने एक और प्लांट बनाया और उन्होंने दक्षिण कोरिया के हिसाब से सुंदर, टिकाऊ और सस्ती गाड़ियों का निर्माण करना शुरू कर दिया। नाम हुंडई पोनी रखा, जिसके दम पर हुंडई ने कार मार्केटिंग का 60% शेयर अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया में गाड़ियों का दाम 30,000 था, पर उन्होंने 3 लाख गाड़ियां बना दी, क्योंकि वो अपनी गाड़ियों को दूसरे देश में निर्यात करना चाहते थे। सन 1982 को पोली 2 कार भी लॉन्च कर दी। यह गाड़ी दक्षिण कोरिया में सफल होने के साथ अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा में भी खूब कामयाब हुई। उन्होंने देखा कि अमेरिकन लोग ज्यादातर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, तो उन्होंने अपनी नई गाड़ियों को सेकेंड हैंड दाम पर बेची और भी 5 साल की वारंटी के साथ। 1986 में उन्होंने अमेरिका में 1,70,000 गाड़ियां बेची और 1987 में 2,60,000 नई गाड़ियां बेची, वो भी सेकेंड हैंड गाड़ियों के दाम